सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ठीक है। और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आपके साथ रह रहे के जो हमारा शो है ना वो बेसिकली बिजनेस शो बन गया। वाह। कि हम बेसिकली डिस्कस वही खबरें कर रहे होते हैं जो कि पैसे से रिलेटेड हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, या अगर नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा, और कैसे ज़्यादा कमाया जा सकता है। सो वो जो आपकी पूरी वो प्रॉफिट वाली ट्रेनिंग है ना सर, वो अब इस शो पे जो है ना असरअंदाज हो रही है मुकम्मल तौर पर। सर एक ज़िंदगी में बड़ी देर पहले फैसला हुआ था कि सहाफ़त जो है वो अपनी जगह तो ठीक है कि आप सियासी तौर पर जो चीज़ें हो रही हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को आप कवर करें, लेकिन तमाम इंडस्ट्रीज़ के पीछे पेरिफेरीज़ में जो चीज़ उनको चलाती है और जो चीज़ पॉलिटिक्स भी हो जाए तो वो तो नोट है। तो आपने अगर आपने उसकी जड़ तक पहुंच गए आप, तो सारी खबर जो है सो उसकी फ़्लो जो है वो वहाँ से जानी है सर। तो इसलिए हम भी कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पे लोगों को इस चीज़ से आगाह करें कि आपका जो पैसा वो किधर घूम फिर के जा रहा है। और सर कोशिश तो यही होती है सर। बाकी सर आपको पता है बिज़नेस जर्नलिज्म जैसी चीज़ तो पाकिस्तान में बड़ी एक मुख्तसर क्वांटिटी में हमेशा से रही है, लेकिन अब मेरे ख्याल में क्योंकि ड्राइंग रूम बैंटर जो है वो अब जब कुछ सियासी चीज़ होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर हो जाता है, लेकिन कितनी देर रहता है, तो जब वो डाई डाउन करता है तो वो कवर हो जाता है उस चीज़ से कि यार प्लॉट कटिंग बड़ी अच्छी आई हुई है आजकल, ये बिज़नेस स्टॉक है, डॉलर कितना ऊपर नीचे हो गया। तो सर ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन आवाम की पल्स होती है। अगर वो इकोनॉमी की बात करें तो हम भी इकोनॉमी की बात करेंगे। बिल्कुल, अगर आप फॉलो करना शुरू कर देना पैसे को तो सियासत आपकी समझ में आनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। तो सर इसी तरह आपने क्योंकि सर जिक्र किया सर पैसों का, तो पहली खबर हमारी कुछ इससे ही ताल्लुक़ है। और ये बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसों का कोई सही इस्तेमाल है, इसको तो हम इस ज़ुमरे में डाल सकते हैं कि पैसों का ठीक ठाक ज़िया है। और ना सिर्फ ये बल्कि कंज्यूमर्स जो हैं उनको और मज़ीद दबा के जो है आप एक इदारे को सब्सिडी दे रहे हैं। मैं ऑफ कोर्स के इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब के इलेक्ट्रिक जो है सर उसकी अपने मसाइल हमने कई दफ़ा यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो मैं कुछ फिगर्स जो है पहले मैं ले डाउन कर दूँ, फिर बताऊँगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो सिर्फ सर हम बात करेंगे डोमेस्टिक रिकवरी की इस टाइम। उसमें सर आप देख लें लेस्को जो है 112%, मैपको 107%, आईएस को 101%, गैपको, फेस्को सब की सर 100s 90s प्लस में रिकवरी रेट्स हैं। डोमेस्टिक रिकवरी की बात हो रही है। सिवाय के इलेक्ट्रिक के जो ये मैं जुलाई दिसंबर 2024 के आपको डिटेल दे रहा हूँ, जिसमें के इलेक्ट्रिक जो है 78.41% रिकवरी है। इट इज़ द लोएस्ट अमंगस्ट ऑल डिस्कोस। मतलब उनकी डोमेस्टिक रिकवरी जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है, और जितने उनको वो पैसे वो कर रहे हैं इट इज़ नॉट इनफ कि वो के इलेक्ट्रिक को सस्टेन कर सके। तो ज़ाहिर है सर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो हर इदारे का एक स्टाइल है कि जी अब हमें एक किसी किस्म का आप बेल आउट दें, तो नेपरा सर जो है वो बिल्कुल उनको बेल आउट दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान जो है उन्होंने ही आना था टू द रेस्क्यू, और वो इस तरह है कि सर के नेपरा जो है तकरीबन उनका रिकवरी लॉस अलाउंस जो है वो 40 बिलियन जो है उनको पर ईयर मिलेगा, और तकरीबन इसको 7 ईयर्स के लिए उन्होंने मुख्तस किया, जो कि बेसिकली बनता है 320 बिलियन ईयर। और ये जाहिर है ऐसी बात तो नहीं है कि नेपरा ने दे दिया है तो बस दे के उन्होंने भूल गए उसको, यार कि ये आप रख लें होएंगे तो दे दीजिएगा। ये कंज्यूमर को पास ऑन होगा। इस वक्त सर जो के इलेक्ट्रिक का वैसे ही पर यूनिट रेट है वो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट है। और वो ये ऐसे भी नहीं है कि वो सारी बिजली अपनी खुद बना रहे हैं, वो बिजली भी आपकी गवर्नमेंट से भी लेते हैं, और ताकि लोगों तक उसकी फराहमी हो। उस सब के बावजूद अगर के इलेक्ट्रिक खुद ही सारी प्रोडक्शन कर रहा होता तो फिर तो ये रेट पता नहीं कहाँ चला जाता। अभी ये कंट्रोल्ड है, और इसके ऊपर भी अगर आप रफ अंदाज़ा लगाएं तो आपका तकरीबन 44 पैसे से 1 रुपये तक का एक फ़र्क जो है पर यूनिट पड़ जाएगा। शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और इवेंचुअली कह रहे हैं इसको कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो ये पास सर कंज्यूमर को रहा है। लोगों को सुनते हुए लगा होगा एक आध रुपये से या इतने पैसों से क्या फ़र्क पड़ जाए। फ़र्क पड़ता है जब आप एक तो दे भी नहीं रहे, बिजली फराहमी के अंदर मसला है रिकवरी की वजह से, फिर आप ये कह रहे हैं कि जो लोग नहीं दे रहे या चोरी कर रहे हैं उनका बर्डन जो है वो भी हमारे गुड कस्टमर्स जो हैं उनको हम पास ऑन करेंगे। तो सर हर लिहाज से ये जो है बैड आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, आपकी बैड गवर्नेंस है,
और उसके अलावा आप कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं, और बिजली से ज़्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस क्या हो सकता है, क्योंकि आपने उन्हीं को तो बिजली देनी है और उन्हीं को आप तंग करी जा रहे हैं। देखें, ये एक ऐसा साइकिल है, लूप है कि अभी ये देंगे, उसके बाद जो पहले चोरी कर रहा था वो अब भी चोरी करेगा। अगेन जो बर्डन होगा, जो डेट बनेगा, वो फिर से रीएडजस्ट होगा। अच्छा, फिर से रीएडजस्ट होके कौन देगा? गुड कस्टमर। ये ना कराची में जो मुझे अमीर अमीर लोग मिलते हैं ना, वो अक्सर आर्ग्यू करते हैं कि यार बड़ा ठीक सिस्टम है, जिस जगह पे रिकवरी पूरी है वहाँ पे लाइट नहीं जाती, जिस जगह पे रिकवरी कम है वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। ये इतनी जो है बेहिस एक सोच है और ये इतनी इनसेंसिटिव बात है, एलिटिस्ट बात है। एक तो ये कि अगर आप रियासती या ये के इलेक्ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, ये कोई नई अप्रोच तो नहीं है, ये तो 15-20 साल से यही चल रहा है। अगर ये इतनी अच्छी अप्रोच है तो आपका सर्कुलर डेट बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि आप जो है बिजली, जिस तरह से आपने कहा, अगर तरक्की करनी है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो जो इलाके चोरी जहाँ पे रिकवरी कम है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो पूरा बिल देते हैं, उनको किस चीज़ के लिए आप पेनलाइज कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हो कि हम क्योंकि चोरी नहीं पकड़ सकते तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जो गुड कस्टमर है उसको भी हम लाइट नहीं देंगे, हम उसको भी इस चीज़ पे करेंगे कि वो भी बेशक चोरी करना शुरू कर दे। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि आपने कल को अगर कोई टेक में काम करना है या इंडस्ट्री लगानी है या कुछ भी करना है, एनर्जी तो आपको चाहिए होगी ना। अगर आप एनर्जी उनको पूरी नहीं देंगे, लोड शेडिंग में रखेंगे, तो यहाँ पर कभी भी तरक्की नहीं हो सकेगी। वो जो एक गरीब बच्चा है वो कभी भी मिडिल क्लास का हिस्सा नहीं बन सकेगा, अपर मिडिल क्लास का हिस्सा नहीं बन सकेगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, उसकी वजह से मुल्क को फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो आपने इतनी जो ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आप कहते हैं कि जी हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल टैलेंट, हाँ, तो उसका फिर आपको फ़ायदा क्या है? सो बुनियादी बात यह है कि जब तक ये मसले सारे एड्रेस नहीं होते, आप यू आर गोइंग नोवेयर। सर बिल्कुल आप कहीं नहीं जा रहे हो। दूसरा देखें, अब तो जाहिर है इस किस्म के आपके तबसरे और इस किस्म के कंपैरिजन्स होंगे कि एक अमाउंट सामने आ गई ना। असल में इशू ये होता है सर कि अगर जो हमेशा से इदारे हवाई रखते हैं ना चीज़ों को कि जी इतने को पैसे हम लगाएंगे लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा, इसमें तो ये बात है ही नहीं फ़ायदे की। इसमें तो है जी कि ये 30 ओवर 7 ईयर्स 320 बिलियन रुपये जो हैं ये लगने हैं क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा। ये ना एक एडमिशन ऑफ वो है कि जी हमसे नहीं, इनकॉम्पिटेंस की। तो सर वैसे ही अगर आप सोचें तो क्या क्या चीज़ें जो हैं और इन पैसों से हो सकती हैं जो रिलीफ आप दे रहे हैं एक ऐसे इदारे को जो कि इफ़ेक्टिवली तो प्राइवेट है आप अगर देखा जाए तो, लेकिन हुकूमती एक ओवरसाइट है उसके ऊपर, तो आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो सर उसके अंदर 2 आप ग्रीन लाइंस बना सकते हैं कराची के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप सर यूनिवर्सल सेहत हेल्थ कार्ड बना सकते हैं तमाम कराची के रहायशियों के लिए, उनको फ्री हेल्थ केयर दे सकते हैं। उसके अलावा सर आप 4 नए हस्पताल बना सकते हैं 500 बेड के, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के। ये मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आप टॉप ऑफ माई हेड ये आप देख लें कि 320 बिलियन की अमाउंट जो है जो कि फुर हो जानी है, फूकी जानी है बिल्कुल, उससे आप क्या क्या और चीज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इदारे की जो एक बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं कर पा रहे, और उसके सर क्या वजूहत हैं वो तो हमें पता है कि जो इस पर्टिकुलर कंपनी को चलाना चाहते थे या इस पर्टिकुलर कंपनी को बेहतरीन तरीके से चलाना चाहते थे जो कि पहले चल रही थी, एक चीज़ चल रही हो फिर जाहिर है उसके अंदर जो इंतज़ामिया तब्दील होती है तो तभी मसले मसाइल आते हैं ना। तो इस इंतज़ामिया को भी आप तब्दील करें और जो राइटफुली जिनका ये बनता है इसको चलाना उनको चलाने दें। वो नहीं हो रहा और ये आपके सामने। सर बुनियादी बात वही है कि मतलब यहाँ तो रियासत का काम है कि चोरी को पकड़े, रिकवरी करके दे, या फिर जो प्राइवेट कंपनी और उसके राइटफुल ओनर्स हैं उन पर छोड़ दिया जाए कि वो फिर जैसे चाहे उसको मैनेज करें। अगर आपने सरकार ने दोनों काम नहीं होने देने तो आप क्या चाहते हैं कि जो रिहायशी हैं वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो जाएं, वो मोहल्लों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं कि ये चोरी करता है और ये चोरी नहीं करता और इसका इतना बिल बनता है। आपका ऑलरेडी अदालतें इतनी ओवरबर्डनड हैं, उनके पास वक्त नहीं है केसेस सुनने का। आप चाहते हैं कि मोहल्लों में लड़ाई, मारपीट, झगड़ा, ये सारा कुछ भी शुरू हो जाए, एक अमनो अमान शहर का बर्बाद हो जाए। वो शहर जिसका एक इलाका पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है, तो आप उस शहर के साथ करना क्या चाह रहे हैं? और उस शहर के साथ बहुत कुछ माइंड यू हो चुका है माजी में।
तो अब बजाय इसके कि हम कराची हमारी सोने की चिड़िया है, हम बजाय कि उसको मज़ीद पर लगाएं कि वो उड़ सके, हम उसके पर काटे जा रहे हैं। तो ये अगर इस पर फौरी तौर पर नज़र सानी ना की गई, बुनियादी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप कराची नहीं थे तो फिर बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़। हाँ, फिर आप वो FED फॉर FDI वगैरह सारी चीज़ें जो है उसको भी ज़ाहिर है सर पैसा फ़्लो ही कराची से करते हैं, ये बात हम तस्लीम करते हैं। वो एक अलग बात है कि उसके साथ बाद में क्या होता है, लेकिन फ़्लो तो वहाँ से करते हैं ना, बिज़नेस हब है आपका। दूसरा लास्ट चीज़ इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि लोड शेडिंग का बड़ा बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी हो रही है, लाहौर में भी हो रही है, कराची में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है। इवेंचुअली होगा क्या, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है कि इवेंचुअली आपने ना ये मसला शायद हल कर लेना है लोड शेडिंग का। कैसे करेंगे, लेकिन आप लोगों को कहेंगे जी कि देखें हम ये कर रहे हैं कि हम एक मंसूबा बना रहे हैं कि हम अंडरग्राउंड वायरिंग कर देते हैं आपकी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स का इशू, बिजली तो है हमारे पास, ट्रांसमिशन लाइन्स का इशू है। हम आपके मीटर्स जो हैं वो वाले कर देते हैं जिसमें मीटर रीडर नहीं, सिम वाले जो एक इंट्रोड्यूस हो रहा था, बैक एंड पे डेटा आएगा, हम वहीं से बिल बनाएंगे, रिकवरी भी बड़ी बेहतरीन होगी, जो सारा कुछ कर देंगे। लेकिन मसला ये हमारे पास ना ढेर सारे पैसे नहीं है सारा काम करने के लिए। तो ऐसा करते हैं, सारे अवाम जो है वो इज्तिमाई तौर पे मिल के थोड़े थोड़े पैसे रेज़ करें, कब आपके बिल में ही लगा देंगे, और हम अंडरग्राउंड वायरिंग भी कर लेते हैं, ग्रिड स्टेशन भी ठीक कर लेते हैं, मेंटेनेंस भी हो जाएगी, सारा A1 हो जाएगा। ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ ओवरग्राउंड वायरिंग है, जो बहुत बड़ा इशू है। क्यों कोई शख्स जो है इस पर पैसे देगा? इस वजह से नहीं, वो फ़ायदा अपना समझ के वो कहेंगे ठीक है यार अच्छी चीज़ है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग कहेंगे आपने हमें 10-15 साल 20 साल लिटरली अंधेरे में रखा है, और आप हमें बिजली की फराहमी जो है ना उसके ऊपर कोई हमें होप थी और ना हमें लग रहा था कि ये हो पाएगा, तो हमने तो अपना सिस्टम बना ली है, हमने UPS लगा ली, हमने जनरेटर लगा ली, हमने सोलर लगा ली, हमने उससे बैटरियाँ लगा ली हैं। और ये मैं बात नहीं कर रहा कि बहुत ही शराफिया की बात कर रहा हूँ, ये अक्रॉस द बोर्ड आपको अब नज़र आना चीज़ शुरू हो गई है कि जी हमने तो सब ने मिल के ना एक अपनी कम्युनिटी ग्रिड टाइप चीज़ बना ली है, तो अब हमें आपकी क्या ज़रूरत है? तो सर इवेंचुअली जब ये मसला ठीक होना है तो इनको शायद उस दिन पता चलेगा यार लोग तो बड़े सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, तो हमें ज़रूरत क्या करने की, तो फिर क्या करेंगे ये? और उसमें इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा सरकार का, जो कि ऑलरेडी हो रहा है इस सारे चक्कर में, कि जितने कैपेसिटी के पावर प्लांट्स पाकिस्तान लगा चुका है और जितने के लगाने जा रहा है, जिनके MOU साइन हो चुके हुए हैं, वो जो सारा पैसा है वो कैसे रिकवर होगा? वो रिकवर होगा जब लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे और बिल देंगे। आप जब इलाके को बिजली ही नहीं देते इस डर से कि यहाँ पर चोरी होगी और चोरी की रिकवरी मैं नहीं कर सकता, तो वो बिजली जिसकी आपके पास कैपेसिटी है वो इस्तेमाल ही नहीं होती। जब वो इस्तेमाल ही नहीं होती तो आपने तो बिल देना है, आपने तो जो पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं उसका खर्चा पूरा करना है। ये एक और सर्कुलर डेट के अंदर चीज़ है जो कि पाइल अप हो रही है और होती चली जाएगी, और इवेंचुअली फिर वही बात है, जो सरकार होती है उसकी अपनी जेब तो होती ही नहीं है, वो जेब तो अवाम की होती है। तो फिर किस तरह से ये आर्म ट्विस्ट करके आप में से मज़ीद पैसे निकालेंगे? इनको अब सोचना चाहिए कि खुदा का वास्ता है कोई यहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट कर देना कि स्टेट वर्सेस अवाम हो जाए। हाँ। तो उससे पहले इसके अंदर इंटरवीन करें और इसको हल करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये अगेन ये कराची की हद तक तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम डिस्कोस के अंदर मसले हैं, सिर्फ नुमाया के इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि वो मॉडल डिस्को था हमारा, तो उसका ये हाल हो गया, तो बाकियों के फिर क्या होप है ये आगे जाके वक्त बताएगा। बट हम चाहते हैं कि कराची के अवाम को इस किस्म का रिलीफ दिया जाए, और इस किस्म का रिलीफ जो है वो के इलेक्ट्रिक जो ले रही है और आगे पास ऑन कर रही है कंज्यूमर को, वो बात ठीक नहीं है। चल आगे चलते हैं सर। सर ये जो खबर है हमारे पास, ये बड़ी दिन से चर्चा चल रहा है इसका, क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं इस एंगल से बात ही नहीं करना चाहता, मैं इसको बात करना चाहता हूँ कि इंडियन एंगल से। सर तमाम इंडियन मीडिया जब से ये आई थिंक लास वेगस में कोई थी एक ये क्रिप्टो का एक लॉन्च टाइप सेरेमनी थी, जिसमें हमारे जो क्रिप्टो रिप्रेजेंटेटिव हैं बिलाल साकिब साहब जो हैं, जो हुकूमत ने उनको अपॉइंट किया एज क्रिप्टो एडवाइज़र, जो भी उनका ऑफिशियल होता है, जिस पे उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान जो है एक स्ट्रेटिजिक बिटकॉइन रिज़र्व जो है बनाएगा और उसकी माइनिंग भी करेगा, जिसके लिए 2000 मेगावाट भी मुख्तस किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान की एक लेवल ऑफ सीरियसनेस शो हुई है। इस पर एक कन्फ्यूजन थी, वो मैं क्लैरिफाई करता जाऊँ कि लोगों ने को ये लगा कि जी पाकिस्तान की जो अवाम है वो अब बिटकॉइन के अंदर ईजिली कर सकते हैं। यहाँ तो आपको पता है उस लिहाज से क्रिप्टो करेंसी भी लीगल नहीं है, तो इस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का बाकायदा तौर पे आ गया था बयान कि अभी तक हम ये नहीं करने को जा रहे कि हम क्रिप्टो करेंसी जो है उसको अवाम के लिए करने। अलबत्ता पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो क्रिएट कर रहा है। अलबत्ता इसी चीज़ के ऊपर 2 जून को
एक मीटिंग है तमाम फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी लोगों की कि इसका करना क्या है। अच्छा, वो ये तो बात होगी सर कि पाकिस्तान क्या करें। इंडिया जो है उनको इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आप उनका तमाम मीडिया उठा के देख लें तो उनकी टॉप न्यूज़ ये थी कल और परसों की रात कि ये जो कर रहे हैं ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को की गुड बुक्स में आने के लिए, उसको पीस करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। कौन सा मुल्क है जो 2000 मेगावाट अलहदा कर देता है क्रिप्टो करेंसी के लिए? कौन सा मुल्क है जो इतनी बड़ी बड़ी तकरीर करता है कि हम ये क्रिप्टो रिजर्व बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? ये सिर्फ अमेरिका को पेंडर कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आप चलेंगे, ये नैरेटिव है। आप ऑडियंस अगर देखना चाहती है, आप क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान लिखें, तमाम मजमून आपको इंडियन मीडिया के पता चल जाएंगे नैरेटिव क्या बिल्ड करें। वो नैरेटिव ज़ाहिर है जैसे बाकी उनके वो भी फेल होएगा, क्योंकि भाई क्यों ना करें, मतलब हमारा दोस्त मुल्क है और उनकी दोस्ती का इजहार जो है वो उन्होंने अभी कुछ देर पहले भी भरपूर तरीके से किया, हमसे किया, आपसे थोड़ा कम किया है। दैट बीइंग सेड, अगर पाकिस्तान जो है इस चीज़ में दाखिल हो रहा है, ये तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी वाली चीज़ जो है ये तो दुनिया के अंदर ज़ेर बहस बड़े सालों से है। पाकिस्तान तो अब दाखिल हो रहा है इसके अंदर, और पाकिस्तान अगर अपना क्रिप्टो रिजर्व बनाना चाहता है, व्हाई नॉट। आप देखें सर, एक ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहते थे, गोल्ड होता था, अब गोल्ड की कहानी नहीं रही। अब प्रॉब्ली आगे जाने वाले सालों में मुल्क जो है वो अपना इस किस्म का रिजर्व बनाएंगे, इस रिजर्व से फिर वो उनको एक बैकअप फंड मिल जाएगा, जब मुल्क के अंदर मसाइल होंगे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर। तो और अगेन ये आप माइन करके बनाएंगे, जाहिर है उसकी कॉस्टिंग है कि भी 2000 मेगावाट के अंदर आप कितने GPU लगा के कितनी माइनिंग कर लेंगे, पाकिस्तान कितना बना लेगा। इनिशियली आप ख़रीदेंगे, जो इंडिया बेसिकली बात कर रहा है कि ये दुनिया भर में जहाँ भी हुआ है वो यही है कि जो आपके अवाम के पास है करेंसी क्रिप्टो, हालांकि हमने ऐसी बात नहीं की, आप उसको जैसे हमने इलीगल करार दिया है उसको अटेन करके अपना रिजर्व बनाएंगे और बाकी माइनिंग से बनाएंगे। तो ये सारा नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं। अलबत्ता ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम ये अपना एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं। तो सर ये सारी इसकी कहानी थी। यहाँ पर जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद मैं आपका इसके ऊपर बाकायदा पॉइंट लूँगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही, सर आपके ख्यालात? सर जो तो इंडिया के नैरेटिव की बात है ना, उसका तो बहुत छोटा सा जवाब है, और वो ये है कि पाकिस्तान चाहे अपने क्रिप्टो रिजर्व्स इसलिए बिल्ड कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि क्रिप्टो जो है वो आगे जाकर उसको फ़ायदा देगी, या पाकिस्तान इसलिए रिज़र्व बिल्ड कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इससे ट्रंप खुश होगा। व्हाटएवर, इंडिया को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका क्या मसला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी इंडिया ने अमेरिका के साथ सारे टैरिफ ज़ीरो कर दिए, ठीक है, तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके अपने मुल्क के इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने मुल्क के इंटरेस्ट हैं, इवेंचुअली तो आप भी बिज़नेस के लिए ही कर रहे हो ना। आपको लगता है कि यार हम टैरिफ नीचे कर देंगे तो अमेरिका आपके साथ ज़्यादा बिजनेस करेगा। अगर पाकिस्तान में कोई ये सोच रहा है कि क्रिप्टो की वजह से हमारे बिजनेस में इंक्रीज़ आएगा या इससे उनके प्रेसिडेंट को खुशी मिलेगी और उसके नतीजे में हमारे बिजनेस बढ़ेगा, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये तो मुझे तो इसका मसला ही नहीं समझ आया कि क्या है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर कि वो इलीगल, लीगल, ग्रे एरिया, वो सारा मामला क्या। ये लोगों को इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम से कम मेरे से तो अक्सर लोग पूछ रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि फ़िलहाल पाकिस्तान अपने क्रिप्टो के रिज़र्व्स बना रहा है। पाकिस्तान की रियासत फ़िलहाल इसको अभी ग्रीन लाइट नहीं मिली फॉर पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में मतलब इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बैन है, क्योंकि बहरहाल हमने बाइनेंस को यहाँ पर ऑफिस खोलने की इजाज़त दी है, वो एग्जिस्ट करता है फिज़िकली। लेकिन दूसरी तरफ ये ओपन भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके पास बहुत कोई साफ शफाफ लेजिट तरीका नहीं है अपने पैसे कन्वर्ट करने का इनटू क्रिप्टो, इवन इफ़ यू हैव द ऐप। यहाँ पर वो USDT जिस तरह से लिया जाता है वो एक ख़तरनाक मामला है कि आप अपने पैसे एक किसी शख्स को दे देते हो और फिर वो कुछ देर बाद आपको वहाँ पर USDT ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये जाहिर है ये वाला प्रोसेस है ना, ये इलीगल है। अच्छा, पाकिस्तान को इसमें जो हमारे औरंगज़ेब साहब हैं या दीगर लोग हैं, उनको इसमें क्या मसला है कि उनको ये लगता है कि अगर हमने इसको लीगल कर दिया तो कैपिटल फ़्लाइट होगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगेन ये एक चीज़ तो ये कि मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल नहीं है कि कैपिटल फ़्लाइट इससे बहुत ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि इतने ज़्यादा चैनल्स खुले हुए हैं, जिसने अपने पैसे बाहर ले जाने होते हैं वो ले ही जाता है, और वो मतलब हमें पता है कि लोग अक्सर औकात में ले जा रहे होते हैं।
जो बुनियादी दूसरा मसला है वो ये है कि कहीं लोग अपना बहुत ज़्यादा नुकसान ना करवा बैठे। तो यहाँ पे ये जो है ना बड़ी ज़रूरी है सबको बताना कि देखें जिस तरह स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है ना, आप जितने मर्ज़ी अच्छे ब्रोकर के पास हों और आप जितने मर्ज़ी अच्छे जो है कंसल्टेंट के पास हों, वो आपको अपनी टिप देते हुए साथ ये कहते हैं कि जी आपने ख़ुद रिसर्च ज़रूर करनी है, आपको जो कंपनी आप ख़रीदने जा रहे हैं उसका पता होना चाहिए, उसकी आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, आपको पी रेशो निकालना आना चाहिए। जब तक आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते आप स्टॉक में इन्वेस्ट मत करें। इसी तरह जो क्रिप्टो है ना उसका तो बहुत ही एक वो ख़तरनाक मामला है कि बस लोग कहते हैं कि मैं ले रहा तू भी एल है। इस तरह से नहीं होता। क्रिप्टो भी कौन सा कॉइन है, कब लॉन्च हुआ था, उसके क्या गोल्स थे, क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, अपने टारगेट्स मीट कर रहा है नहीं कर रहा, जब तक आप ये सारा कुछ फॉलो नहीं करते, खुद नहीं पढ़ते, आपको इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप अपना नुकसान करवा लेंगे। सो अगर आप ये सारा कुछ जानते हैं, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन रखते हैं, फिर आप कर लें, लेकिन टिप्स पे नहीं चलना। सर टिप्स पे नहीं चलना। दूसरा सर उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। बिटकॉइन जो है वो देखिए उसके दो एंगल्स हैं ना जिनको नहीं अंदाज़ा कि ये क्या है कि एक तो है कि आप उसकी एक्सचेंज पे ख़रीदो फरोख्त का काम है कि आपने लिया, सस्ता महंगा हुआ, बेच दिया, थोड़ा रख लिया, जो एक नॉर्मल स्टॉक्स की तरह भी होता है। दूसरा उसकी माइनिंग का एंगल है कि जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर जो है उसने एक पर्टिकुलर आपकी GPU पावर जो कंप्यूटिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप माइन कर लेंगे, इवेंचुअली आपका करते करते शायद एक बिटकॉइन हो जाए। लेकिन अगर एक बिटकॉइन खड़ा हुआ है $60,000-70,000 का, फ़र्ज़ करें जितने का भी है, तो लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ही 80,000 है तो वो एक फ़र्क आ जाता है। तो फिर आप अपना वॉल्यूम पे खेलेंगे कि जी कि मैं कितना और निकाल सकता हूँ इसमें से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पावर मांगती हैं। अब बिटकॉइन माइनिंग का सबसे मसला ही ये है कि जितनी पावर आपको उसके लिए चाहिए, तो पाकिस्तान भी ने भी ये सोच के 2000 मेगावाट की अलग की है ना इस चीज़ के लिए कि हम माइनिंग कर सकेंगे, जो कि ठीक चीज़ है। किसी ने अगर अपने घर पे लोअर लेवल पे करना है तो वो तो हम पहले ही जो ब्लॉक में बात कर चुके हैं, यहाँ तो लोड शेडिंग इतनी होती है, यहाँ तो बिजली की फराहमी जो इसका इतना मसला है। तो मेरे ख्याल में ना लोग यहाँ पे माइनिंग की तरफ जो कर रहे हैं वो अपने शौक के लिए कर रहे हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जो लोग क्या कहते हैं सर कि आपका नहीं कर पा सकते, वो ऑब्वियसली उनकी बिजली की फराहमी होगी तो एक लेवल पे आएगी। तो आपकी वाली बात को मैं फर्दर लेके जाऊंगा। एक तो यहाँ पे कैपिटल फ्लाइट वाली भी मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल चीज़ होगी। अभी एक अनसर्टेनिटी बहुत है इसके अंदर, खासतौर पे पैसा इस वक्त उन लोगों की जेबों में है जिनकी एज जो है थोड़ी ज़्यादा है, और जो एल्डरली लोग हैं उनका क्रिप्टो के ऊपर इतना रुझान नहीं है। ये एक यंगर लॉट की चीज़ है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग वाली चीज़ के अंदर बिलीव करते हैं। तो जिनकी एज ज़्यादा है वो तो कहेंगे यार पुराने तरीके हमें पता है, पैसे कैसे बाहर से भिजवाने करने, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। सो अगेन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगी, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा फिगर्स उनके पास होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ को खोल देने में इसमें जो इनको रिस्क्स लग रहे हैं, ना माइनिंग के अंदर ज़्यादा कुछ इजाफा होना है क्योंकि बिजली नहीं है, ना कैपिटल फ्लाइट इतनी होनी क्योंकि पैसा जिन लोगों के पास है उनका इस चीज़ के ऊपर अभी बिलीफ ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा ये ना कि हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ बिटकॉइन है, और भी बेताशा कॉइन्स हैं, उनकी भी लोग माइनिंग करते हैं। अब तो ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनकी माइनिंग मोबाइल से हो जाती है। सो अगेन आपका वक्त तो ज़ाया हो रहा है अगर आपके पैसे नहीं भी लग रहे, और इवेंचुअली अगर उसने आपको कुछ भी नहीं दे के जाना, तो फिर वही बात है कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि उसने इतने पैसे बना लिए हैं तो तुम भी ये करो तो यूँ हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। क्रिप्टो एक चीज़ है, आप इसमें से यस पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मतलब अगेन इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रीडिंग। आपको मंथली, एनुअली, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको थर्ड पार्टी जो है वो आर्टिकल्स और ये वो सारा कुछ बड़ी कंजम्पशन के बाद आपको पता लगता है कि मतलब एक आप बना सकते हो अपना जो है ना माइंड के जी मेरे ख्याल में ये चलने को जा रहा है। तो ये अगर आप नहीं कर रहे तो फिर डोंट गेट इनटू इट। नंबर वन सर, जैसे आपने पहले एक बात की वो सबसे ज़रूरी बात है कि उस कॉइन का गोल क्या था। हर कॉइन का गोल मुश्तरका नहीं होता। जैसे आज से कुछ साल पहले जब मैं इंटरेस्टेड था इस चीज़ में, एक कॉइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो नहीं चला। वो ये था कि जी हम तो ये कर ही नहीं रहे, हम एक कंज्यूमर लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो बिटकॉइन या बाकी चीज़ों की जो भी कैपेसिटी और हमारे कॉइन की जो भी सारी है चीज़, उसके एफज आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। उस डेबिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं एज नॉर्मल करेंसी
कहीं पे भी दुनिया में, क्योंकि डेबिट कार्ड है और आपकी, लेकिन जो ऐसे कटौती जो होगी पैसों की वो आपकी क्रिप्टो बैंक से होगी, जो आपका वो है, मतलब जो भी आपके पास है। सो वो उसका मकसद एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो चीज़ अगेन वो थोड़ी बहुत ही टेक ऑफ हुई थी, वो ज़्यादा टेक ऑफ नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है बैंक्स जो हैं वो खुद भी नहीं चाहते। और मसला ये है सारे इस चीज़ के अंदर कि जो आप डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग की बात कर रहे हैं, जो इतना कई तिहाइयों क्या 100 साल से ज़्यादा का जो एक सिस्टम है, 100 साल से ज़्यादा बिजनेस है बैंक्स का, वो निज़ाम जो है वो कोई 1 दिहाई 1.5 दिहाई में तो चेंज नहीं होना। वो तो जाहिर है लोगों को इवेंचुअली ये चीज़, लेकिन इसके ऊपर फिर बहुत और ओपिनियनेटेड लोग हैं जो फाइनेंस के गुरुज हैं, वॉरेन बफेट टाइप लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता इस चीज़ के अंदर, जो चीज़ दिखती नहीं है वो चीज़ बिकती नहीं है, जो ख़रीद रहा है वो पागल है। ये एक बिल्कुल एक जो ओल्ड स्कूल दकियानूसी बैंकर जो बंदा है ना, वो तो यही कहता है जो दिखती नहीं है वो बिकती नहीं है। बैंकिंग का इंडस्ट्री का ये कि प्रोडक्ट मेरे सामने उसको मैं देख सकता हूँ, उसके पीछे एक स्टेट खड़ी है, उसका रिजर्व खड़ा हुआ है, तो ताकि अगर मैं बेली अप हो जाता हूँ अपनी हरकतों की वजह से तो स्टेट मुझे बेल आउट करेगी। अमेरिका को तो हर कोई 1-1.5 दिहाई बाद तो ये करना पड़ जाता है, पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम चलता है। तो क्रिप्टो को अगर आपका लॉस हो गया तो बेल आउट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, हुकूमत तो नहीं आएगी ना पीछे। यकीनन ये बिल्कुल ऐसे है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन अगर कोई यंग जनरेशन जो है अगर वो समझती है कि इसके अंदर इवेंचुअली ये होने जा रहा है तो ठीक है, वो उसमें सम पार्ट ऑफ देयर सेविंग वो उसमें डाल दें और उसको डाइवर्सिफाई कर लें, बट देन अगेन यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बाकी गुड लक टू पाकिस्तान। ये चीज़ें जो हैं हमें तो सुन के खुशी होती है कि हम मॉडर्न दुनिया और मॉडर्न टाइम्स के साथ हम भी मॉडर्न चीज़ें कर रहे हैं, इसी तरह तरक्की होती है, इसी तरह आप दुनिया की नज़रों में आते हैं और हम यही चाहते हैं। बस यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर क्रिप्टो शिप्टो की बात हो रही थी अभी पहले तो, और डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र हुआ उसके अंदर। तो सर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर एक और चीज़ जो अब ज़ेर बहस है वो उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ को लेके और ख़ास तौर पे जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनको लेके जो एक नई उन्होंने तब्दीली पेश की है अपनी हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर से दुनिया बड़ी परेशान है। ख़ास तौर पे वो तालिब इल्म जो यहाँ से जाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं वो, और ख़ास तौर पे जो अभी वहाँ पढ़ रहे हैं, उन दोनों के लिए एक मुश्किलात का सामना है। वो बेसिकली कहते ये हैं कि आपकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं मुल्क के अंदर पढ़ाई के लिए, जिनको स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है, वो स्टूडेंट वीज़ा का जो इंटरव्यू है, एक तो वो ठीक है वो हुआ करेगा, और उसके अंदर एक और मज़ीद लेयर है कि इंटरव्यू होने से पहले या इंटरव्यू होने के बाद या वीज़ा एक्सेप्ट होने तक एक आपकी सोशल मीडिया स्क्रूटनी होगी। वो सोशल मीडिया स्क्रूटनी है क्या जी, कि आप किसी किस्म की एंटी सेमेटिक बातें या आप किसी किस्म के ख्यालात तो नहीं ऐसे रखते जिससे हमारा नेशनल विजन अलाइन नहीं करता, तो हम जो है उस शख्स को वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी हुकूमत काबीना को लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है इन द फ्यूचर। तो ये सर एक मसला है कि जिसके अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला सारा जो इशू है वो भी चल रहा है, उसके ऊपर तो लोग बाकायदा तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। अभी सर जो दुनिया के अंदर आला तालीम हासिल करने के लिए शख्स जो हैं वो जाते हैं, उसके अंदर जो नुमाया मुल्क हैं उसके अंदर अमेरिका सबसे टॉप पे है। सारी मतलब आईवी लीग्स जितनी भी आपकी टॉप वाली सारी अमेरिका में हैं, और कुछ ऑब्वियसली जो आपकी बाकी यूके में बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटियाँ हैं। अब तो खैर यूके के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, यूके एक सेकेंडरी ऑप्शन होती है, कुछ लोगों के लिए प्राइमरी होती है क्योंकि फैमिली शैमिली होती है वहाँ पर, बट यूएस इज़ द मेन प्लेस जहाँ पर लोग ख्वाहिश रखते हैं जाने के लिए। अब अगेन डोमेस्टिक स्टूडेंट ज़्यादा चाहते हैं, वो फॉरेन स्टूडेंट डिस्करेज करना चाहते हैं। इसके ऊपर एक क्लैरिटी नहीं है कि ये हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं। सिर्फ अपनी अगर बेस को वो थोड़ा सा अपीज़ करना चाहते हैं कि देखो जी मैं ये जो इमिग्रेंट मसला है ना हमारा, कि लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उसको मैं यूनिवर्सिटियों से भी इस चीज़ को ठीक करूँगा। रिपब्लिकन पार्टी जो है उनकी जो रनिंग पॉइंट्स थे उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि जो बहुत आपकी फार लेफ़्ट क्रिएट हो गई है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो यूनिवर्सिटी कल्चर है, कि वहाँ से इसकी पैदावार है। उसके अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेफ्ट लीनिंग उनकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उस चीज़ के ख़िलाफ़ है, एक ये भी एंगल हो सकता है। सो इस चीज़ को सर बड़े क्लोजली देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका आउटकम क्या वो चाह। देखिए जो ये मेरा नहीं ख्याल ये मसला है कि अभी तक बाहर से लोग आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी में जो आ रहा है वो तो लेजिट तरीके से आ रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस वो तो बहुत ज़्यादा फीस पे कर रहा है, और यहाँ फिर अगर स्कॉलरशिप पे है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लायक है। देखिए ना, अमेरिका जो है वो तो बना ही इतना अजीम मुल्क
इस तरह से ना कि उन्होंने पूरी दुनिया का जो टैलेंट था उसको इकट्ठा करके अपने पास बुला लिया। तो अब अमेरिका जो है वो अब जिस वजह से इतना बड़ा मुल्क बना, इतनी बड़ी पावर बना, उसको कैसे, उस तरीक़ेकार को ही कैसे ख़त्म कर सकता है। अच्छा, ये बात समझ में आ सकती है कि ट्रंप साहब का दिल करता है कि जी जो हमारे पास बाहर से बच्चे आते हैं वो यहाँ पर आकर सियासी बातें ना करें, वो हमें ना बताएं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, वो हमें ना बताएं कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो लिबरल होनी चाहिए, वो बस चुप करके पढ़ें और काम करें या कारोबार करें और बात ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर वो ये चाहते हैं तो ये चीज़ हो सकती थी, सबको बता दिया जाता कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं कि जी अब हम आपको मॉनिटर करेंगे, तो अब आप सियासी पोस्ट से परहेज़ करें, नहीं तो अगर आप करेंगे तो हम शायद आपको वापस भेज दें। ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो उसके बाद चूज़ करेंगे कि हम अपना जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसको हम नॉन पॉलिटिकल रखें। ये सारा कुछ करने की, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ट्रंप साहब आए थे वो पहले दिन से कह रहे थे कि हम टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, मेरा और आपका दोनों का यही ख्याल था कि जी टैरिफ तो इवेंचुअली लगने ही हैं, और उसकी वजह ये है कि कब तक, कितनी दिहाइयों तक अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक का ट्रेड सरप्लस अब्जॉर्ब करेगा। कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। मतलब कैपिटलिज्म जो है वो भी, उसकी भी कुछ तो कैद होती है ना, मतलब तो वो ये बंद कमरों में दूसरे ममालिक के साथ बैठ के ट्रंप साहब मीटिंग कर लेते, एक किसी नतीजे पर निकल आते, सब कुछ अफाम तफहीम से हो जाता। लेकिन ट्रंप साहब ने फैसला किया कि उन्होंने तजलील करनी है चाइनीज़ लोगों की, उन्होंने बड़े बड़े बयान देने हैं, उसके नतीजे में अपनी भी उनकी स्टॉक मार्केट एक दफ़ा बैठी। इवेंचुअली बात तो फिर टेबल के ऊपर ही ख़त्म हुई जाके, अब वापस रिकवरी हो रही है। सो ये वाला जो मामला है ये भी इवेंचुअली तो इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि अगर लोग जिस तरह पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हमारे जानने वालों के बच्चे अब अमेरिका के बजाय उन्होंने और जगहों पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वो सारे पोटेंशियल डॉलर्स जो यूएस जाने थे अब वो कहीं और चले जाएंगे। तो इसमें यूएस का भी तो नुकसान है, और डॉलर्स के अलावा वो टैलेंट वो भी अब शायद कहीं और चला जाएगा। सो इसको रिकन्सिडर करना पड़ेगा। बस अगेन जाहिर है अमेरिका जो है वो अमेरिकनों का मुल्क है, वो जो बेहतर समझते हैं करें, हम कौन होते हैं उनको बताने वाले। लेकिन ये है कि अगर वो शुरू में बहुत ऊपर से ना आया करें तो मेरे ख्याल में जो वो करना चाहते हैं वो तो वो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और जैसे आपने कहा कि बाकी इसका एक फॉल आउट जो होगा स्टूडेंट्स का, उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो एक खबर ये भी है कि ओसाका यूनिवर्सिटी जो जापान में, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया जी कि आप टेंशन ना लें, आप यहाँ आ जाएँ, हम आपको फ़ी वेवर भी देंगे, हम आपको ग्रांट्स भी देंगे। तो सर जो आपकी शुरू वाली बात थी ना कि टैलेंट पूल, हर मुल्क जो है इस वक्त वो चाह रहा है कि यार हमारे अपने अवाम जो है ना उनसे नहीं हो पा रहा, कुछ चीज़ें, ये नहीं कि सारी नहीं, कुछ चीज़ें। जापान में तो आबादी का भी मसला, आबादी का मसला है, जहाँ जिन मुल्कों में ख़ास तौर पे आबादी का मसला है, वो तो चाहेंगे कि जी एक हमारे पास फ्रेश एक कैनवस है जिसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ, और उसको हम आके अपने कल्चर से मुस्तफ़ीद करें, उसको हम एक अपना एक बताएं कैसे चलता है, जापान में क्या सीन चलता है, जैसे एज एन एग्जांपल। और उसको जब उसमें रंग भर देंगे हम, तो वो यहाँ का रह जाएगा और हमें कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें वो शख्स काम यहाँ पाकिस्तान से गया हुआ है, वो जापान में पढ़ते 7 डिग्री लेते साथ वापस आ जाता है अपना पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पैसे तो कुछ दे के गया ना, उनको उनकी इकॉनमी में तो इंजेक्ट किया ना उसने। बिल्कुल किया है। दूसरी एक और चीज़, इस तरह अमेरिका का तो हमें सबको पता है ना कि उन्होंने पूरी दुनिया से टैलेंट इकट्ठा करके अपना मुल्क जो है वो उसको तरक्की की राह पे डाला। ये जो एक तासुर पाया जाता है कि चाइना जो है वो बहुत क्लोज सोसाइटी थी और उन्होंने सारा कुछ इंटरनली किए, वो भी आप देखें कि जो सारा पैसा आना शुरू हुआ वो जाहिर है कोई इंटरनेशनल कंपनीज थी जो कि प्रोजेक्ट्स लेके गई ना चाइना इन द फर्स्ट प्लेस, और इसीलिए वो पहले फैक्ट्री बने, पूरी दुनिया को उन्होंने चीज़ें बना के देनी शुरू की। अब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अमेरिका के शाना बशाना खड़े हो गए हैं या शायद उनसे भी आगे निकल गए हैं, लेकिन पहले उन्होंने चीज़ें बनानी शुरू की। वो क्यों बनानी शुरू की, कैसे बनानी शुरू की? लोग गए ना, वो लोग अपना कैपिटल लेके पूरी दुनिया से गए, अमेरिकन कंपनियां गई। सो अगेन लोगों के आने पर पाबंदी लगाना जो है ना, मतलब कोई अगर इलीगल है तो ज़रूर आप उसको वापस भेजें, आप उसको जेल में भी डाल दें, लेकिन एक शख्स लीगली आया हुआ है, वो एक शख्स जो है वो आपके जो भी कवानीन है, पहले इजाज़त थी कि आप पॉलिटिकली बात कर सकते थे, अब उनको नहीं पसंद तो लोग नहीं करेंगे, लेकिन लीगली वहाँ पर रहने वालों को, पढ़ने वालों को, पैसे खर्चने वालों को डिस्क करके यहाँ से निकल जाएं,
ये तो किसी भी मुल्क के लिए डेट्रीमेंटल होगा। सर डेट्रीमेंटल। और सर लास्टली इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को नहीं पता कि ये हम कितने पैसों की बात कर रहे हैं, तो मैं लेआउट कर देता हूँ कि आपकी पूरी एक 4 ईयर डिग्री जो है वो एनीथिंग नॉर्थ ऑफ $200,000 तक चली जाती है। सिर्फ आप फीस और रहने के अगर कर लें, और वो भी कोई ऐसे नहीं कि बड़ी लग्जरी में आप रह रहे हैं, मतलब डॉम्स में रह रहे हैं, शेड में रह रहे हैं, और खाना पीना भी आपका जो है वो बस चल रहा है। तो सर $2 लाख तो मेरे ख्याल में 6 करोड़ रुपया तो बन जाता होगा आराम से। तो आप देखें बिटवीन 6 and 8 करोड़ रुपीज़ के अंदर आप अगर कोई शख्स अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और उसके पास इस वक्त बैठे हुए अनसर्टेनिटी है कि जी दौरान तालीम वापसियाँ हो सकती हैं या वीज़ा ही नहीं लगेगा इसका, तो सर बैकअप यूनिवर्सिटीज़ आर बैक इन प्ले। बैकअप यूनिवर्सिटी तो यहाँ की आपकी डोमेस्टिक भी हो सकती है। लोग ऑब्वियसली जब अप्लाई करते हैं तो बेटर सेंस तो यही कहती है कि यार 1-2 में अप्लाई करो, जहाँ पे आपका दाखिला हो गया है वो आपकी फ़र्स्ट ऑप्शन होती है, और बाकी किसी और मुल्क में एक और ऑप्शन रखो, किसी और जगह एक और ऑप्शन रखो। तो वो यूनिवर्सिटियाँ जो वो तो इससे बड़ी खुश हो रही होंगी। एंड ऑफ द डे है तो ये बिज़नेस ना, कोई और बंदा जो है मतलब तालीम तो उसका एक मकसद है, लेकिन है तो बिज़नेस। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि 6-8 करोड़ रुपए आप अपने नालायक बच्चे पे तो नहीं लगाते, वो तो सबसे जो लायक होता है। आप कहते हो कि तो आप बेसिकली सबसे अपना लायक बच्चा उस मुल्क को दे रहे हो कि अच्छा आप इस्तेमाल कर लो इसको। आप इस्तेमाल कर लो इसको। बाकी देखते हैं अगेन हायर एजुकेशन जो है उसके ऊपर एक अपनी डिबेट भी है कि आया अब ये चीज़ होनी भी चाहिए है, नहीं होनी चाहिए। ये अगेन एक टॉपिक है फॉर अनदर डे। हमारा खैर वक्त ख़त्म हो जाता है सर यहाँ पे, और काफ़ी सर हम सारी बातें कर ली हैं। तो कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।